बात चुनाव की, गठबंधन की और तनाव की। अब लोकसभा चुनाव तो हो गया, दो बड़े गठबंधन आमने सामने थे। एनडीए, बीजेपी की अगुवाई वाला एनडीए और कांग्रेस की अगुवाई वाला इंडिया। एनडीए ने बाजी मारी, लेकिन इंडिया ने मजबूती हासिल की। अब लड़ाई विधानसभा चुनाव की तरफ जाती दिखाई दे रही है और यहीं पर एनडीए और इंडिया की ताकत, मजबूती का आकलन भी होने वाला है। और दिलचस्प बात यह है, कहने को विधानसभा चुनाव तो महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में होने वाले हैं, लेकिन यह जो जोर आजमाइश होगी इंडिया और एनडीए में, और आपस में भी जो खींचतान हो रही है गठबंधन के अंदर, उसकी अग्नि परीक्षा या कसौटी पर कसा जाएगा। दरअसल उत्तर प्रदेश में, आप कहेंगे उत्तर प्रदेश में तो विधानसभा चुनाव है नहीं, लेकिन वहां पर 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं। बहुत ही दिलचस्प वहां पर खेल हो रहा है। जो 10 सीटें जहां पर उपचुनाव हो रहा है, उनमें से जो विधायक बने थे अब वो सांसद बन गए हैं और इसमें पुट ज्यादा समाजवादी पार्टी का है। 10 में से 5 सीटों पर विधायक समाजवादी पार्टी के थे। इसमें मैनपुरी लोकसभा में आती है विधानसभा करहल की, फिर फैजाबाद में आती है मिल्कीपुर, कानपुर में आती है सीसामाऊ। यहां के इनके विधायक, उनकी सदस्यता रद्द हो गई, 2 साल से ज्यादा सजा मिली। कटेहरी अंबेडकर नगर में आता है और कुंदरकी ये संभल लोकसभा में। और बीजेपी के पास 3 सीटें थी इन 10 में से। अलीगढ़ लोकसभा में खैर विधानसभा आती है, फूलपुर में फूलपुर विधानसभा आती है, लोकसभा भी है विधानसभा भी है, और गाजियाबाद में गाजियाबाद विधानसभा ये भी बीजेपी के पास थी। जबकि आरएलडी जो इंडिया से छिटककर एनडीए का हिस्सा बन गए, जयंत चौधरी की पार्टी की बात कर रहा हूं। मीरापुर विधानसभा इनके पास थी, बिजनौर लोकसभा में अब इनके सांसद बन गए, विधायक सांसद बन गए चंदन चौहान। तो यहां पर भी उपचुनाव हो रहा है। और माझवा ये मिर्जापुर में है विधानसभा, यहां पर संजय निषाद की पार्टी। अब मैंने ये डिटेलिंग क्यों की, इसके पीछे एक वजह है। अगर हम बीजेपी को देखें, बीजेपी 62 से घटकर 33 सीटों पर सिमट गई, 29 सीटों का नुकसान। आज तक भी समीक्षा क्या हुई वो हमें मालूम नहीं, लेकिन 2 फाड़ संगठन होता दिख रहा है। अमित शाह बनाम योगी आदित्यनाथ की लड़ाई, जिसमें मोहरे की तरह इस्तेमाल होते हुए केशव प्रसाद मौर्य दिखे हैं। और ये उपचुनाव दरअसल तय करेंगे योगी आदित्यनाथ का भविष्य भी, ऐसा आकलन किया जा रहा है। करें ना करें, राजनीति संभावनाओं का खेल होता है, लेकिन इसमें कोई शक व शुबा नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद बीजेपी का कोई सबसे करिश्माई नेता है जिसकी अखिल भारतीय स्तर पर अपील है, तो वो योगी आदित्यनाथ। लेकिन आजकल वो कुछ चक्रव्यूह में भी फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब 3 सीटों से, और एनडीए की थी 5 से ऊपर लाना, ये तो पहली चुनौती हो जाता है, सीधी सी बात है। 5 से ऊपर लेकर आना है, और उसमें भी फैजाबाद, अयोध्या, जहां पर प्राण प्रतिष्ठा हुई 22 जनवरी को, वहां से जो विधायक थे अब वो सांसद बन गए समाजवादी पार्टी के। तो मिल्कीपुर जीतना तो बहुत जरूरी हो जाता है बीजेपी के लिए। अब वो मिल्कीपुर नहीं जीत पाते हैं तो इसका ठीकरा किसके सर फूटेगा, यह अपने आप में एक अहम सवाल है। अब क्या हो रहा है कि प्रभारियों की सूची तो जारी कर दी गई है, मंत्रियों को एक बड़ा लाभ लश्कर खड़ा कर दिया गया है, 30 मंत्री अलग, उसके अलावा 10 मंत्रियों को कुछ और जिम्मेदारी दी गई। मैं उस तफसील में नहीं जा रहा हूं, लेकिन
जो हमारे पास अंदर खाने जानकारी आ रही है, 5 बड़े नेता जो हैं बीजेपी के उत्तर प्रदेश में, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, दोनों उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य हैं, प्रदेश अध्यक्ष चौधरी साहब है, भूपेंद्र चौधरी और धर्मवीर। अब इन 5 लोगों ने, जो मेरी जानकारी है, आपस में भी, अप्रत्याशित है, आपस में भी सीटें बांट ली हैं कि भाई करहल और सीसामाऊ ब्रजेश पाठक देखेंगे, केशव प्रसाद मौर्य वो मझवा और फूलपुर देखते हुए अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो मिल्कीपुर और कटहरी, उनकी जिम्मेदारी है। 403 विधानसभा की जिम्मेदारी संभालने वाला, 2 सीटों की जिम्मेदारी। अब आगे कुआं पीछे खाई, वो वाला खेल हो जाता है। मिल्कीपुर और कटहरी दोनों नहीं जीतते तो दिक्कत, एक जीतते हैं तो दिक्कत। 5 से ऊपर आंकड़ा भी लेकर आना है। किसी भी सूरत में क्या योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें कम नहीं होंगी, या वो 6-7 सीटें 8 सीटें जीत ले जाते हैं। अब ये 6-7-8 सीटों का जब आंकड़ा आता है तो मीरापुर क्या आरएलडी को दी जाएगी? आरएलडी तो कुंदरकी के लिए भी ताल ठोक रही है कि वो सीट भी हम लड़ेंगे। संजय निषाद 2 सीटों की मांग कर रहे हैं, क्या उन्हें दे दी जाएंगी? ओम प्रकाश राजभर को तो कोई सीट नहीं मिल रही, अपना दल को भी, अनुप्रिया पटेल को भी कोई सीट नहीं मिल रही। अब ये रंग बिरंगा एक गठबंधन, रेनबो कोएलिशन जो बनाई थी, उसे बरकरार रखना भी एक अपने आप में चुनौती हो जाएगी। क्या जयंत चौधरी क्या 1 सीट पर ही मान जाएंगे, या संजय निषाद 1 सीट पर ही मान जाएंगे? और एक सीट 2 घटकों को दी तो 8 में से कितनी सीटें बीजेपी अपने जीत के तौर पर मानेंगी, या योगी के लिए उनको कंटिन्यू करने के लिए मैंडेट मानेंगी? ये अपने आप में सवाल है। और कुछ ऐसे ही सवाल मुंह बाए खड़े हो गए हैं दरअसल इंडिया गठबंधन के सामने भी, जो गठबंधन आखिरी मिनट पर, आखिरी क्षण पर शक्ल अख्तियार करता दिखाई दिया। 62 सीटें समाजवादी पार्टी ने लड़ी, 1 टीएमसी को दी और 17 सीटें मिली कांग्रेस को, और उन्होंने जबरदस्त प्रदर्शन किया, 43 सीटें अपने खाते में की। अब कांग्रेस इसमें बिगेस्ट गेनर तो साबित हुई, लेकिन जो 37 का आंकड़ा समाजवादी पार्टी अपनी बिना पर हासिल करती दिखाई दी, उसमें बहुतेरे लोगों का मानना यह है कि पुट ज्यादा बड़ा कांग्रेस का था। तो वो 37 सीटें जो आई वो कांग्रेस की वजह से। ये बात अलग है कि 2.36% वोट ही मिले थे कांग्रेस को 2022 के विधानसभा चुनाव में। तो अब इनका बंटवारा कैसे होगा, इस पर मैं आगे आपको थोड़ा तफसील में बताने वाला हूं। तो हम बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश की, और वहां पर इंडिया गठबंधन में भी सब कुछ गुलाबी नहीं है। अब कांग्रेस वो 2.36% वोट की मैं बात कर रहा था, 1 विधायक वो जीत कर आते हैं। अब उपचुनाव में कांग्रेस कह रही है, उनके एक नेता कह रहे हैं 5 सीट हमें जीतनी, हमें मिलनी चाहिए, 10 में से 5, आधी पर ताल ठोकी जा रही है। और दिलचस्प बात क्या है कि समाजवादी पार्टी ने इन 10 सीटों में से 6 सीटों पर अपने प्रभारियों का ऐलान कर दिया, 6 पर। कांग्रेस ने 10 की 10 सीटों पर पर्यवेक्षक घोषित कर दिए हैं। तो क्या जान आते ही थोड़ी कांग्रेस फिर से दम्भ और गुरूर में आती दिखाई देती है, उसकी एक वानगी दिख रही है क्या? या दरअसल ये नीचे स्थानीय स्तर पर नेता अपनी ताल ठोकते रहते हैं, ऊपर 2 लड़के जो साथ लड़ते दिखाई दे रहे हैं वो साथ ही लड़ेंगे, वही कदम ताल करेंगे क्या, ये आने वाला वक्त बताएगा। और उधर यहां तो लड़कों की कहानी है। महाराष्ट्र में चाचा भतीजे की कहानी में एक और अध्याय जुड़ता दिखाई दे रहा है। एनसीपी अजित पवार गुट, असल एनसीपी दरअसल अब उसे ही असल कहा जा रहा है।
कि अध्यक्ष अजित पवार कह रहे हैं कि अरे मैंने गलती कर दी, भूल कर दी, अपनी धर्मपत्नी सुनेत्रा को अपनी बहन सुप्रिया सुले के खिलाफ खड़ा करके बारामती से नहीं करना चाहिए था। संसदीय दल ने भी फैसला लिया, पर यह मेरे से चूक हो गई। और साथ ही साथ नसीहत भी दे दी महायुति के नेताओं को, यानी कि बीजेपी को और शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट को, कि देखिए ये चाचा के बारे में अनाप शनाप बातें करना बंद करो। औरंगजेब के एजेंट बता देते हैं, कुछ और कह देते हैं, उनकी उम्र पर तंज कस देते हैं, नथिंग डूइंग, ये मत करिए। अब ये हृदय परिवर्तन हो रहा है क्या? लाख टके का सवाल तो वहां आ जाता है ना। 288 सीटें हैं। अब एनसीपी की तो बुरी गत हुई महाराष्ट्र में, उनके पल्ले हाथ तो कुछ आया नहीं, एक सीट आई। शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट 7 ले गई। बीजेपी 28 सीटों पर लड़ी लेकिन 9 मिली। सबसे बड़ा गेनर एकनाथ शिंदे हो गए। अब बीजेपी चाहती है हम 288 में से 180 सीटों पर लड़े, बिग ब्रदर वही बने रहे। शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट कह रहा है कि हम तो 100 सीटों पर लड़ेंगे। ये तो कहानी खत्म हो गई। तो ये 80 सीटें जो अजित पवार मांग रहे हैं वो कहां से आएंगी? 360 या 368 सीटों की विधानसभा तो नहीं हो जाएगी ना इनका गणित ठीक करने के चक्कर में। और ऊपर से अब आरएसएस भी कहने लगा, रे नेचुरली करप्ट पार्टी बता रहे थे आप, तो ये एनसीपी को अजित पवार चक्की पीसिंग खजाने की चाबी दे दी। ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, फायदा कहीं हो नहीं रहा, नुकसान अपने घर कर लिया क्या। और ये समझ में भी आने लगा है कि अजित पवार को, और इसीलिए कह रहे हैं कि भैया ऐसा करोगे तो उधर भी रास्ते खुले हैं। और शरद पवार चाणक्य, सही मायने में चाणक्य महाराष्ट्र की राजनीति के, वो चुपचाप खामोशी से तमाशा देख रहे हैं क्या? क्योंकि तमाशा महाविकास अघाड़ी में भी हो रहा है। वहां पर शिवसेना चाहती है वो ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़े। अब ज्यादा का मतलब क्या होता है? ज्यादा में 160-65 हो जाती हैं क्या? 150 सीटें। कांग्रेस 150 सीटें लड़ने देगी क्या उद्धव ठाकरे को? या कांग्रेस चाहेगी 125-150 सीट के बीच में वो लड़े, 100 के करीब पर शिवसेना लड़े, बाकी सीटें शरद पवार के पास जाएं? तो वहां भी घालमेल अच्छा खासा हो रहा है। और साथ ही साथ जो मनोज जरांगे पाटिल हैं वो भी कह रहे हैं मैं 288 पर खड़ा कर दूंगा। ऐसे में आज का सीधा सवाल, अब ये सवाल चुनाव से जुड़ा हुआ है। यूपी का उपचुनाव, एनडीए इंडिया दोनों में तनाव और भतीजे का पश्चाताप, चाचा पवार करेंगे गलती माफ। चर्चा में मेरे साथ स्टूडियो में 2 वरिष्ठ पत्रकार, एक अभी भी नदारद हैं तो अभी उनका इंतजार है, विजय त्रिवेदी और अभिज्ञान प्रकाश, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। वरिष्ठ पत्रकार और सत्यहिंदी.com नाम का डिजिटल प्लेटफॉर्म चलाते हैं आशुतोष। जाने माने राजनीतिक विश्लेषक अभय दुबे वरिष्ठ पत्रकार हैं और कसारी मसारी इनकी किताब अभी भी सुर्खियां बटोर रही हैं और ये बांटते फिर रहे हैं, मुझे दी नहीं। मनोज राजन त्रिपाठी हैं और किताब की बात होगी तो बताना पड़ेगा, ये लखनऊ बॉय लुटियंस में आकर जो बस गए, इन्होंने भी किताब लिखी हुई है, वरना ये बुरा मान जाएंगे। पर सवाल यहां पर आशुतोष ये है कि ये उत्तर प्रदेश में कौन बुरा मान जाएगा और कौन सही थोड़ा सा बाँछे अपनी खिलाता फिरेगा। इंडिया एनडीए 10 सीटों का उपचुनाव इंडिया और एनडीए की मजबूती का पैमाना बन जाए, यह परिकल्पना भी की थी आपने? नहीं, मुझे लगता है कि संदीप, पिछले जब से चुनाव के नतीजे आए हैं उसके बाद से एक बुनियादी गुणात्मक बदलाव तो भारत की राजनीति में आया ही है। और उस गुणात्मक
जो राजनीतिक बदलाव आया है उसमें एक चीज जो विपक्ष को पूरी तरीके से समझ में आ गई है वो ये है कि जब तक आप एकजुट नहीं रहोगे तब तक आप भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ाई नहीं लड़ सकते। और ये जो भारतीय जनता पार्टी के साथ और उसमें विशेष तौर पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो जोड़ी है, उस लड़ाई को आप तभी जीत पाओगे जब आप एक साथ हो पाओगे। और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश ने इस बात का सबसे पुख्ता सबूत पेश किए हैं कि जहां समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी एकजुट थे और एकजुटता की वजह से भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने इतनी बड़ी शिकस्त दी है। तो जाहिर सी बात है जब एक फॉर्मूला वहां काम कर रहा है तो उस फॉर्मूले पर आगे बढ़ेंगे। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस कांग्रेस समाजवादी पार्टी के गठबंधन को कमजोर माना जा रहा था, खासतौर पर 2019 में जब बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी एक साथ आए थे, तब यह माना जा रहा था वो जो सोशल कॉम्बिनेशन है वो कांग्रेस के सोशल कॉम्बिनेशन से बहुत बेहतर था। लेकिन इस बार जो देखने में आया कि राहुल गांधी की अपनी व्यक्तिगत लोकप्रियता, साथ ही साथ अल्पसंख्यक तबके के अंदर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एकजुटता, और जो दलित और जो अति पिछड़ा वर्ग है उसके अंदर जो एक नई चेतना जागृत हुई संविधान को लेकर, और वो सब कुछ कहीं ना कहीं राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी को ऐड करती है। उसका तो ये वो असर इतना दिखाई ऐड पड़ रहा है कर कि आज देती आप है। समाजवादी पार्टी, भाई दो कांग्रेस लड़के पार्टी साथ तो दिखे, कांग्रेस तो बिल्कुल हाशिए पर चली गई थी उत्तर प्रदेश में। अब कांग्रेस कह रही है, उनके स्थानीय नेता ही सही पर कह रहे हैं हमें 5 सीटें दो। समाजवादी पार्टी भी थोड़ा संभल कर ही कह रही है कि 6 सीटें हम लड़ेंगे। अभी 6 सीटों पर ही प्रभारी उन्होंने नियुक्त किए हैं। तो मतलब टसल शुरू हो गई। कितनी, एक आई थी कि 2 आई थी, मैंने याद भी रखना मुनासिब नहीं समझा, कांग्रेस की 2022 के विधानसभा चुनाव में। अब वो उपचुनाव में 10 में से 5 लड़ेगी। देखिए संदीप, ये कोalition के पॉलिटिक्स में इस तरीके की बातें चलती रहती, मैं इसको कोई बहुत गंभीर बात नहीं मानता हूं। आपको याद होगा जब लोकसभा के चुनाव हो रहे थे उत्तर प्रदेश के अंदर, जब गठबंधन की बातचीत चल रही थी, तब सारे लोग क्या कह रहे थे, अरे देखिए ये तो वही कांग्रेस पार्टी है जिसको कमलनाथ ने कहा था अखिलेश विखिलेश, कितनी बेइज्जती की थी। और अखिलेश ने किस तरीके से विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी के खिलाफ कहा था कि इनमें भारतीय जनता पार्टी में कोई फर्क नहीं है। तो कोएलिशन पॉलिटिक्स में सीट एडजस्टमेंट के समय सीटों के बीच का जो बंटवारा होता है उस वक्त की स्थिति चलती है। आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी दोनों ही वो कम से कम अपने पैर में कुल्हाड़ी मारने के लिए तैयार नहीं होंगे कि वो एक मामूली सी बात, एक आग सीट कम मिली, एक आग सीट ज्यादा मिल गई, इसके आधार पर गठबंधन तोड़ देंगे और उसके बाद अलग नहीं, अलग। पुराना इतिहास, पुराना भी नहीं, ज्यादा पुराने में नहीं जा रहा हूं मैं जो विधानसभा चुनाव हुए दिसंबर 2023 में, वहां कांग्रेस वो स्टिल नॉट विलिंग टू बज एन इंच। कांग्रेस देनदारी, दरियादिली दिखाने में थोड़ी कंजूसी कर जाती है। नहीं, सवाल दरियादिली का नहीं है भाई। पॉलिटिक्स में तो जाहिर सी बात है अपनी बार्गेनिंग कमजोर थोड़ी करेंगे वो। कोई भी आदमी अपनी बार्गेनिंग कमजोर नहीं करता। जहां वो मजबूत थे वो अपनी कम नहीं करेंगे। तो यहां पर आईना अखिलेश यादव दिखाने लगे तो क्या होगा? नहीं, कुछ नहीं होगा। अब यकीन मान लीजिए, दोनों के बीच में गठबंधन होगा, सीटों के एडजस्टमेंट थोड़ा बहुत ऊंच नीच चलेगा, एक दूसरे के प्रति बयानबाजियां होंगी, लेकिन अंततः दोनों साथ रहेंगे। क्योंकि अगर आज की तारीख में इस ऐतिहासिक मोड़ पर अगर दोनों साथ नहीं है, इसका मतलब भारत की राजनीति का कोई भविष्य बहुत बेहतर नहीं दिखाई पड़ेगा। तो दोनों साथ रहेंगे आप ये कह रहे हैं मनोज? क्या ये नूरा कुश्ती हो रही है? दोनों लड़के साथ रहेंगे। नीचे वाले स्थानीय नेता तो बोलते हैं, वो तो ताल ठोकते हैं, नंबर भी बढ़ाते हैं, बस यहीं तक है कहानी, या कहानी में कहीं पेच भी है? देखिए, उत्तर प्रदेश की अगर आप बात करेंगे तो कांग्रेस की अपनी जमीन खोई हुई है। हाँ, इस बार गठबंधन के साथ उन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया है, लेकिन विधानसभा चुनाव रहे हो या इससे पहले एक लोकसभा चुनाव रहे हो, उनमें कांग्रेस की जमीन खोई हुई थी। रायबरेली और अमेठी तक ही बेसिकली वो सिमटे हुए थे। लिहाजा समाजवादी पार्टी का जो स्ट्रक्चर है, जो ग्रॉस रूट लेवल तक उसके कार्यकर्ता है, जो मुलायम सिंह बना गए थे और अखिलेश यादव ने इस चुनाव में पीडीए फार्मूले के तहत जो टिकटें बांटी जाति और धर्म को देखते हुए, उसके बाद कांग्रेस का यहां पर जो अनुपात होगा, जो प्रोपोर्शनेट रेशियो होगा, वो यहां पर किसी भी हालत में सहारे पर रहेगा समाजवादी पार्टी के। ये 10 सीटों का मसला है। मान के चलिए कि एक तरीके से एक छोटा चुनाव है। इस चुनाव के लिए 2027 या उससे पहले किसी तरीके की टूट फूट का कोई एक बुनियाद तैयार करना किसी कांग्रेस या किसी समाजवादी पार्टी को शायद
नहीं कबूल होगा। और मुझे जो जानकारी है शायद 10 सीटों में 3 सीटें कांग्रेस को मिलने की संभावना है, बाकी 7 सीटों पर समाजवादी पार्टी ही खुद लड़ने जा रही खैर है। गाजियाबाद और इसको मीरापुर देखते हुए 3 कांग्रेस- सीटें जो मुझे जानकारी मिली समाजवादी के में से कि खैर दे देंगे अलीगढ़ वाली, गाजियाबाद दे देंगे और मीरापुर दे देंगे, बिजनौर वाली। मीरापुर दे देंगे जी जी जी, बिजनौर वाली। ये 3 सीटें उनको देने की बात चल रही है। और ये ऊपर से एक नूरा कुश्ती का जो एक तरीका होता है ना कि देखे सामने वाला हमारी उस पर क्या रिएक्शन देता है, तो उस वो पर भी रिएक्शन क्या रेटिंग मिल बहुत रही जैसा है। मसला अब है, आया क्योंकि ना, उत्तर प्रदेश में अब आया एक इंटरेस्टिंग अध्याय। ये बीजेपी में क्या हो रहा है। ये 10 सीटों में से पहली बात तो आरएलडी और संजय निषाद को कितनी मिलेंगी ये तो साफ हो गया है कि ओम प्रकाश राजभर और अपना दल, अनुप्रिया पटेल वाला जो दल है, उनको कुछ नहीं मिलने वाला। ये अपने आप में एक दिक्कत पैदा कर देगा क्या एनडीए के लिए, या कर सकता है। देखिए जिस तरीके से अनुप्रिया पटेल लगातार भर्तियों और आरक्षण को लेकर सक्रिय है, तो जो अंदर खाने की खबर है कुछ एक नॉकिंग फूलपुर वाली सीट को लेकर जरूर हो रही है कि वो अपना दल उसको मांगने की कोशिश में है कि फूलपुर की सीट कम से कम एक हमको दे दी जाए। रही बात इस पूरे एनडीए की, तो इस एनडीए से ज्यादा बड़ा झंझट तो खुद बीजेपी के अंदर है। केंद्र के नजरिए से देखें, जो अमित शाह वर्सेस योगी आदित्यनाथ चल रहा है वो लगता है कि कवर अप हो गया है, अभी कवर अप नहीं है, लेकिन उस नजरिए से अगर देखेंगे तो जो परीक्षा है उसमें योगी आदित्यनाथ की बैक आ गई है। अब ये 10 सीटें बैक हैं कि इस परीक्षा में वो कितना उत्तीर्ण होते हैं, क्योंकि केवल 3 ही सीटें थी उनके पास, उनको कम से कम इनको 5 से 6 7 तक पहुंचाना होगा, तब शायद उनकी मार्किंग उस लेवल पर जो कि लोग नजर लगा के बैठे हैं उस अंदाज में चल रही है। प्रूफ तो संगठन को भी करना है और संगठन ने नजर बना रखी है सरकार पे कि देखिए अच्छा, सरकार क्या एक करती जो है। मुझे उसका जानकारी मिली विधानसभा के है, जो- जरा इसकी ये कितनी पुख्ता है वो बताइए। अब बीजेपी ने अपने प्रभारी तो नियुक्त कर दिए, 30 मंत्री, 10 मंत्रियों की एक अलग टीम वगैरह वगैरह वगैरह, पर क्या ऐसा भी हुआ है कि जो 5 बड़े चेहरे हैं, योगी आदित्यनाथ, ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य, भूपेंद्र चौधरी और धर्मवीर, क्या ये इन्होंने आपस में भी सीटें बांट ली हैं और मिल्कीपुर और कटहरी क्या जिम्मेदारी दे दी गई है अनौपचारिक ही सही योगी आदित्यनाथ को? ये आगे कुआं पीछे खाई वाला खेल भी एक हो रहा है क्या? मतलब अप्रत्याशित लगी मुझे समझने में और मानने में इस खबर को अभी भी थोड़ी दिक्कत आ रही है कि 403 विधानसभा का चेहरा वो 2 सीटों तक सीमित कर दिया जाए। इसी तरह से उप मुख्यमंत्रियों को भी किया गया है। देखिए ये 10 सीटों के उपचुनाव अगर देखे जाए तो योगी 1 में जो उपचुनाव हुए थे उसमें सरकार रहते हुए भी कैराना और गोरखपुर की सीटें हारी गई थी, वहां भी उपचुनाव हुए थे तब वो सीटें हारी गई थी। अब इन सीटों को लेकर जब आप लोकसभा वाले जो पिछले 4 जून को नतीजे आए उसके बाद देखते हैं, तब ये 10 सीटों का उपचुनाव जो है ये बहुत बड़ा चुनाव नजर आने लगता है। ऐसे में एक एपेक्स तैयार किया गया है जिसमें योगी आदित्यनाथ, भूपेंद्र, धर्मपाल, दोनों डिप्टी सीएम, वैसे यूं देखा जाए तो अमूमन प्रभार ब्रजेश पाठक के पास कानपुर का रहता है, लेकिन खुद शाहजहांपुर में सुरेश खन्ना को कानपुर का प्रभारी बनाया गया, जो सीसामऊ सीट है उसका प्रभारी बनाया गया, एंड ही विल फाइनल द टिकट। वो टिकट फाइनल करें, हालांकि टिकट फाइनल केंद्र से ही होगा एक तरीके से, जैसे पहले भी हुआ था। उन मीटिंग्स में ये आते हैं। इन लोगों को इन 10 सीटों पर जाने का, वहां पे भाषण देना, सभाएं करना, इस तरीके का एक डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया गया है, पर कागजी तौर पर किसी का नाम फाइनल नहीं किया गया है। हाँ, दोनों वही तो मैं कह रहा हूं, पर ये भी अपने आप में अप्रत्याशित है। अच्छा, पास और फेल का आंकड़ा क्या है योगी के लिए? वो अग्नि परीक्षा या लिटमस टेस्ट का वो पासिंग मार्क कितना है कि 10 में से कितनी जीतनी होंगी कि वो आराम से उत्तर प्रदेश की कमान संभाले रखेंगे? देखिए, मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि ये 10 सीटों का चुनाव है और लोकसभा के चुनाव को वक्ती तौर पर देखते हुए ये परीक्षा अभी उतनी कठिन नहीं है,
लेकिन खुद योगी आदित्यनाथ चाहेंगे कि वो कम से कम जो 3 सीटों का आंकड़ा था उसको 5 से 6 तक ले जाएं। एक चीज इसमें फेड आउट हुई है, एक चीज इसमें थोड़ी सी फेड होती हुई दिखा रही है, वो है अब की पार 400 पार। तो उसको लेकर जो आरक्षण को लेकर एक मरमरिंग हुई थी कि संविधान खतरे में है, ये चीज मुझे कुछ फेड आउट होती दिखाई दे रही है। तो संभव तो मतलब वो उतना उत्साह और वो ताल ठोकने वाली बात नहीं है, पर वो पास फेल की कोई फिगर भी आपको दिख रही है कि वो अनौपचारिक ही सही सामने पेश आपके रखे जा रही है कि इतना तो पास आकर फेल की दिखाइए। किसकी फिगर, मतलब योगी आदित्यनाथ के लिए है वो, केशव प्रसाद मौर्य के लिए भी है क्या? सबके लिए है, सबके लिए अब है। जो भारतीय जनता पार्टी में यहां से होगा उत्तर प्रदेश में, उसमें हर किसी को ओवर मिलनसार ब्रजेश पाठक इंक्लूडेड, जिनका कोई बहुत बड़ा जनाधार नहीं है, कोई नेता नहीं है वो उत्तर प्रदेश के, तो इन सबको मिलाकर जो भी नेता, तो अभी 2 ही लोग हैं जिनका सीधा टकराव है, योगी और केशव का, तो सबके लिए सब किस्म का ये टेस्ट है। सबको अब साबित करना है केंद्रीय नेतृत्व को, संघ को, कि हमारी एक्चुअल हैसियत और पकड़ उत्तर प्रदेश में क्या है। अब केशव के खिलाफ क्या कमजोरी जाती है, कहने को वापस उपचुनाव फूलपुर- है, पर वापस फूलपुर चले इसके गए, नतीजे हार चुके। महाराष्ट्र या हरियाणा जैसे नतीजों का इंपैक्ट देंगे क्या 10 ही सीटों का? हाँ बिल्कुल देंगे। बीजेपी, सी आशुतोष का पॉइंट बहुत वैलिड था। एज फार एज कांग्रेस एंड मतलब कांग्रेस की रिसर्जेंस हुई है, डोमिनेंस नहीं हुई है, श्योरली रिसर्जेंस हुई है, तो कांग्रेस और अखिलेश सॉर्ट आउट कर लेंगे, वो उतना बड़ा नहीं है। जो फोकस होगा वो होगा भारतीय जनता पार्टी पर। आपका एक पॉइंट बिल्कुल वैलिड मुझे था, वो मेरे लिए भी हजम होना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री होता है, हाँ। वो ओवरऑल इंचार्ज आपस में बांट दिया गया कि धर्मपाल तुम्हारी ये, मान लीजिए ये बात भूपेंद्र आपकी है, केशव प्रसाद आपकी है। योगी आदित्यनाथ को 2 सीट दी गई है, हाँ। तो ये मैं भी थोड़ा डाइजेस्ट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अल्टीमेटली वो चीफ और मिनिस्टर है। उसमें दिलचस्प बात यह है कि अनौपचारिक जिम्मेदारी अगर कटहरी की दी गई है, वहां पर प्रभारी समाजवादी पार्टी ने शिवपाल यादव को बनाया है। तो एक वही और कह रहा हूं दिलचस्प ना, का तो इसमें इसीलिए कहानी है। इसका मतलब द सेंट्रल लीडरशिप इज ऑल्सो वेरी ईगर, सॉरी सेंट्रल लीडरशिप जो है वो भी बहुत उत्सुक है देखने के लिए कि ये अंदरूनी लड़ाई कौन कितने निकल कर पानी में कैसे आती है, कौन कितने पानी में, ये सबका भी- पास और फेल है, ये सबका पास और फेल। और महाराष्ट्र में ये क्या खेल है? देखिए, महाराष्ट्र में मैं एक बात अजित बिल्कुल- पवार अभी अरे अब मैं- उनको लग रहा है सर, बड़ी इतना, गलती कर दी सर, अपनी बहन अब मेरे के मित्र, खिलाफ। इतना समय बीत गया। 2 दिन पहले एक मेरे होटल मित्र का जन्मदिन था पुणे में, और सारे लोग वहाँ इकट्ठा हुए थे, मैं इत्तेफाक से जा नहीं पाया, तो वीडियो पे सबसे मुलाकात हुई। तो पहले तो एक चीज़ कभी मैं मानने को तैयार नहीं हूँ कि अजीत पवार जो है वो किसी और पार्टी में है सिवाय शरद पवार के छोड़ के। वो टेक्निकली किधर भी जा सकते हैं। मैं विजय जी वाली पर साइड पे बारामती बैठ के में मतलब सांसें फुला दी थी सुप्रिया सुले अरे की। सर, ये तो मैं कह रहा हूँ ना, ये पवार साहब का मतलब अगर आप महाराष्ट्र को जानते हैं, समझते हैं, तो ये बहुत पुराने पैतरे हैं और आज के नहीं हैं। तो इसलिए शरद पवार के जीवित रहते, राजनीतिक जीवन में जीवित रहते, मैं कह रहा हूँ, ईश्वर उनको लंबी उम्र दे, तो उनका कोई आदमी किधर भी जाए, उनका कोई आदमी अमेरिका में जाके चुनाव लड़ ले, तब भी मैं यही मानूंगा कि आदमी वो शरद पवार का है। नहीं तो तो पर अजीत ये पवार है। इंडिया और तो एनडीए मैं- गठबंधन के लिए वो इसके मायने जो- क्या है? वो- एनडीए के लिए क्या मायने हैं? अजित एनडीए- पवार का एनडीए के ये क्लियर मायने पश्चाताप, अरे एनडीए के लिए क्लियर मायने है कि जब आपको लगा आपको जरूरत थी शरद पवार की, आप अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते हैं, आप उसको ले आए, वो आ भी गया, वो धीरे धीरे करके अपने हिस्से की चीज उसको जो चाहिए केस वो भी निकाल बंद हो लेगा, गए। और जब उसको जरूरत पड़ेगी वो जाएगी। आपकी हालत भारतीय जनता पार्टी की, तो महाराष्ट्र में लोग हंस रहे हैं, ये है कि आपका भविष्य तो मतलब बाहर से आए हुए एकनाथ शिंदे पे डिपेंडेंट है। ये तो हैसियत है भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र में। आपके पास लीडर नहीं है, आपके पास चेहरा नहीं है, आपके पास काडर नहीं है, आपके पास रीजन नहीं है। इसी महाराष्ट्र में जहां 2 साल पहले स्पेसिफाइड एरियाज पे आप गवर्न करते थे,
मुंबई आपके हाथ से जा चुका है, सिंपैथी उद्धव ठाकरे की है। मैं 1 घंटा बोल सकता हूं महाराष्ट्र पे। तो आपने जितनी अहंकारिता से अपने कैलकुलेशंस लगाए थे, शरद पवार बड़ी मोहब्बत से उसको तार तार कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि अरे संदीप जी आप तो मेरे साथ है, अरे विजय जी आप तो मेरे साथ फेल है। कर दिया तो मैंने, इसलिए अजीत पवार तो सोच हो ही समझ नहीं सकता किसी के साथ। ओरिजिनल चाणक्य कोई है महाराष्ट्र की राजनीति का, वो बढ़िया शरद से- पवार है। वो बढ़िया बीजेपी से खेल रहे हैं, मतलब राजनीतिक शब्द में। देखिए दोनों जगह बहुत इंटरेस्टिंग खेल हो रहा है राजनीति में, उत्तर प्रदेश में भी और महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में एक चीज मैं जोड़ दूं कि मिल्कीपुर को लेकर खासतौर से अयोध्या जो फैजाबाद जो सीट है, उसके लिए योगी जी ने खुद अपने आप ये जिम्मेदारी ली है। मतलब वो सुपरवाइज कर रहे हैं एक तरह से, और लेकिन उसको उन्होंने कहा कि ये मैं जिता के दूंगा। इसका मतलब ये नहीं कि वो 403 या 10 सीटों को नहीं देख रहे, लेकिन वो एक सुपरवाइज कर रहे हैं कि भाई इस सीट पर, क्योंकि वो बहुत ही प्रतिष्ठा की सीट उन्होंने मान ली, क्योंकि दिल से लगी है ना। आप नहीं समझते, दिल से भी लगती है कई बार। अच्छा, हाँ। राजनीति में हमारे जैसों को तो दिल की लग भी जाए, राजनेताओं को तो ऊपर से विजय जी ने जैसे कहा, नीचे से पानी निकल गया। तो वो बड़ी महत्वपूर्ण सीट है। तो मिल्कीपुर के लिए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ये सीट मैं जिताकर दूंगा, इसलिए वो है। बाकी सब 5 लोग कर रहे हैं। अब फूलपुर में इस बहाने से क्या नाम है आजकल, केशव प्रसाद जी, जिन्होंने आज कहा कि भाई मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत उत्तर प्रदेश विकसित हो रहा है, प्रगति कर रहा है। आज का आपने सुबह स्टेटमेंट देखा आपने? हाँ, तो वो अब तो मानिए कि उत्तर प्रदेश बढ़ रहा है आगे। केशव प्रसाद जी भी कह रहे हैं। अहंकार वगैरह भी, तो वो हाँ, तो वो सारा अति आत्मविश्वास में तो नहीं बोल गए। नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई ये मेरे को करना ही है। अति आत्मविश्वास तो नहीं, वो बोला तो पहले भी बहुत कुछ था। अब वो जो बोला कि नहीं बोला उन्होंने, लेकिन अभी ये ठीक है। और वो 10 में से समझते हैं कि जैसे मनोज जी ने भी कहा कि 5-6 सीटों पर वो आना चाहते हैं, लेकिन मिल्कीपुर पर वो फोकस रखना चाहते हैं, ये होना ही चाहिए। हाँ, वैसा वाला सीट है वो। हाँ। महाराष्ट्र में जैसे अभिज्ञान कह रहे हैं, बहुत संकट में है, बड़ी परेशानियां वहां पर चल रही है। अजीत जी के बाद, अजीत जी का जब बयान आया तो फिर मुझे पता पड़ा रक्षाबंधन भी तो आ रहा है, तो बहन को याद कर लेना कोई इतनी बुरी बात भी नहीं है। हाँ, पर चुनाव भी सर पर है। हाँ, तो चुनाव सर पर है, लेकिन बहन भी है। अभी तो चुनाव याद आयोग कर की लिया टीम भी उन्होंने। वहां पहुंचने वाली है। तो अजीत पवार को बीजेपी ने एक तरह से माइनस ही कर रखा है, और बीजेपी ने अब ऐसे मौके पर आ गए कि उन्होंने इतना पुश कर दिया कि अजीत पवार जी चाहे तो चले जाएं, ये उनके सम्मान के लिए है, बेहतर है या नहीं है। गले की हड्डी तो बनी गए ना, निकले कि उगले। तो आरएसएस कह रहा है क्यों इनको लेकर आए। किसी ने रोका क्या कि आज आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने रोका क्या कि अजीत पवार के खिलाफ मत बोलिए, और सब लोग, जो भी लोग हैं उस पक्ष के, सब लोग अजीत पवार के खिलाफ बोल रहे हैं। अभी जब तक आपने केस बंद नहीं किया था तब तक तो कोई नहीं बोल रहा था। आज अचानक अजीत पवार भ्रष्ट हो गए, फिर आपने किया था, संघ ने बोला, ये सब वहां मुश्किल वहां पर शिंदे और बीजेपी को लेकर है कि वो दोनों के बीच में वो कैसे बैलेंस करेंगे। और मुश्किल ये है कि देवेंद्र फडणवीस साहब को चीफ मिनिस्टर का फेस बनाएं कि नहीं बनाएं। एकनाथ शिंदे का क्या होगा, नहीं होगा। फडणवीस साहब का तो अभी पता नहीं पड़ रहा कि बॉम्बे की फ्लाइट लेंगे, कि बॉम्बे से दिल्ली की फ्लाइट लेंगे, या बॉम्बे में राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। चेहरा बनने की तो अभी दूर की कौड़ी है। कौन तो बीजेपी वहां पर थोड़ा मुश्किल में है। नहीं, पर ये मुश्किलात क्या इंडिया गठबंधन के सामने भी मुंह बाय खड़ी है महाविकास आघाड़ी के खिलाफ? सीटों के बंटवारे को लेकर 13 सीटें जीत गई ना। हाँ, सीटों के बंटवारे को। शिवसेना जीत पाई तो कांग्रेस क्यों तैयार हो जाएगी, क्यों मानेगी कि उद्धव ठाकरे ही चेहरा हो? या यहाँ भी दरियादिली की बात आएगी? दरियादिली गिव एंड टेक। देखिए, जो अभी उद्धव ठाकरे साहब आए थे, दिल्ली में मुलाकात की कांग्रेस के लीडर से, सोनिया जी से, खरगे साहब से और राहुल जी से, तो ऐसा बताया गया। खरगे जी ने तो कहा कि भाई जब महायुति यदि कोई चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट बनाएगा तो हम भी देखेंगे कि फेस रखना है कि नहीं रखना है, पहली बात। दूसरी बात, राहुल जी ने कहा कि उद्धव ठाकरे जी आप हमारे नेता हैं, लेकिन चीफ मिनिस्टर के तौर पे नहीं, लेकिन एक भरोसा जो है राहुल गांधी की तरफ से उद्धव ठाकरे को। तो साफ कर दिया, पर मल्लिकार्जुन खड़गे, उधर नाना पटोले की, अरे आप अपना नाम कर दो। संजय राउत कह रहे हैं आप अपना नाम कर दो। ये इलेक्शंस में जैसे आशुतोष ने भी कहा, अभिज्ञान लोकल लीडर जो बोलते हैं ना, वो उनकी अपनी, वो भी तो बनाना है, उनको भी तो नेता रहना है, उनको भी नेता रहना है। अबे तो वे आप ऐसे ही रीड करते हैं, या जो महाविकास आघाड़ी है भाई, अगर इंडिया गठबंधन को थोड़ी मजबूती दिखानी है तो शतरप जो रीजनल पार्टीज हैं वहां कांग्रेस को उनका बड़ा भाई होना स्वीकारना होगा, और केंद्र में आप अपनी राजनीति कीजिए। आपको बड़ा भाई मान रहे हैं, और उद्धव ठाकरे के टेस्ट केस होने वाले हैं इस पर, इस पहलू पर। मुझे लगता है कि महाविकास अघाड़ी का जो रणनीतिक नेतृत्व है, जो स्ट्रेटेजिक लीडरशिप है, वो शरद पवार के हाथों में। और मेरे ख्याल से मेरे अन्य साथी भी यहाँ बैठे हुए हैं, वो भी इस बात को मानते हैं। जब
ये संजय राउत ने ये कहा कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में चुनाव होगा, वो मुख्यमंत्री पद के चेहरे होंगे, तो शरद पवार ने फौरन उसका खंडन किया। उन्होंने कहा कि हम किसी को मुख्यमंत्री पद का चेहरा नहीं बनाएंगे। उनके इतना कहने के बाद अंदर जो भी उनमें चिमगोइयां होती रही हों, लेकिन ऊपर से किसी ने शरद पवार की इस बात का खंडन नहीं किया। ये इस बात का प्रमाण है कि शरद पवार महागठबंधन की, महाविकास अघाड़ी की जो राजनीति हो रही है महाराष्ट्र में, उसके रणनीतिक इंचार्ज वो हैं। इसी तरीके से टिकटों के बंटवारे में भी मेरे ख्याल से उनकी काफी अच्छी भूमिका होगी और उससे पूछताछ करके ठीक ठाक तरीके से मोटे तौर पे ये लोग, मुझे लगता है कि टिकट बांट लेंगे। थोड़ा बहुत देखिए गठबंधन में विधानसभा के स्तर पर टिकट बंटवारे में झंझट होता ही है, वो सभी जगह होता है, वहां भी झंझट होगा, लेकिन इतना झंझट नहीं होगा जिससे कि वो महायुति के मुकाबले अपने पक्ष को कमजोर कर लें। तो मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में जो गैर भाजपा और गैर एकनाथ शिंदे शिवसेना की राजनीति जो है वो काफी मजबूत स्थिति में है। वहां बहुत बड़ी एक कैजुअलिटी भी हो सकती है महायुति के साथ में अजित पवार के रूप में चुनाव से पहले जैसे लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं, उससे ये लगता है कि वो जिसे कहते हैं पूरी स्थिति उनकी ढुलमुल है और वो किधर भी जा सकते। पर यहां पर सिर्फ चेहरे तक बात सीमित नहीं है क्या? सीटों का बंटवारा भी शिवसेना उद्धव ठाकरे को ज्यादा सीटों पर लड़ेगा या कांग्रेस को ज्यादा सीटें दी जाएंगी और शरद पवार को कितनी, ये आंकड़ा भी भाई अगर 160 सीटों के करीब ताल ठोकती दिख रही है शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट, तो बाकी दोनों के लिए क्या 120 सीटें ही बच जाएंगी और कांग्रेस क्यों मानेगी? नहीं, ये सारी मुश्किलें होंगी, लेकिन ये तो हर चुनाव से पहले मुश्किलें होती हैं और उसमें शरद पवार की जो बहुत ही वरिष्ठतम स्थिति है वहां पर, वो स्थिति इसमें कई समस्याओं के हल करने में मदद करेगी। शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस का तो बहुत बड़ा दावा नहीं है वहां पे, उनको विदर्भ इलाके में उनका प्रभाव था, अजित पवार उससे बाहर भी निकल गए हैं। ज्यादा जो जद्दोजहद होगी सीटों के बंटवारे को लेकर वो तो कांग्रेस में और शिवसेना उद्धव ठाकरे की शिवसेना में होगी, लेकिन उसमें शरद पवार की जो उपस्थिति है वो सबके नहीं, इसमें जो अभिज्ञान कह रहे थे और उनकी बात से मैं इत्तेफाक रख रहा हूं, ये शरद पवार की, पवार फैमिली की अपनी पॉलिटिक्स चलती रहती है, पर उस पॉलिटिक्स में जो अजित पवार हो गए महायुति का हिस्सा, महायुति में उनकी बात नहीं बनती तो क्या वो महाविकास अघाड़ी में आ सकते हैं और उन्हें क्यों लेंगे? आज की तारीख में दरअसल अजित पवार ट्राइंग टू बी टू स्मार्ट बाय हाफ, डेढ़ शाणे होने के चक्कर में वो लायबिलिटी बन गए हैं क्या दोनों गठबंधन के लिए? नहीं, वो मुझे लगता है कि महायुति के लिए लायबिलिटी ज्यादा होंगे। अगर वो शरद पवार के साथ आ जाएंगे तो इस पक्ष को ज्यादा मजबूत करेंगे। इस पक्ष को ज्यादा मजबूत कर देंगे। कांग्रेस अगर शरद पवार के पास आते हैं तो अजित पवार, एक सेकंड, नहीं मजबूत इसलिए करेंगे, एक तो निशान मिल जाएगा एनसीपी को, अपना झंडा मिल जाएगा, और जो कार्यकर्ताओं में जो वहां को भ्रम है दोनों फैक्शंस को लेकर के जो लोकसभा चुनाव में देखने को मिला वो दूर हो जाएगा और कैटलिस्ट का काम कर देंगे, वैल्यू एडिशन ही करेंगे। हाँ। बाकी अजित पवार एक्सपोज हो चुके हैं लोकसभा के चुनाव में, मतलब एक सीट जिता पाए, अपनी पत्नी को नहीं जिता पाए, तो इसीलिए तो उनको बहन का प्यार आ रहा नजर में, रक्षाबंधन राखी बंधवाने जा रहे हैं। लेकिन संदीप, समस्या क्या है, जितनी समस्या अघाड़ी में उससे ज्यादा महायुति में है, क्योंकि महायुति के सामने ये है कि इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे हैं, बीजेपी चाहती है कि अगले चुनाव में उनका चीफ मिनिस्टर बने, क्योंकि एकनाथ शिंदे तो स्टॉप गैप अरेंजमेंट थे ना, नहीं, अभी तो उद्धव गिराना था उनको। अभी तो गेम हाथ में एकनाथ शिंदे के है, अब वो क्यों मुख्यमंत्री पद की कुर्सी छोड़ देंगे? यही तो पेंच वहां ज्यादा है। हाँ। क्योंकि जहां सत्ता में वो ऑलरेडी है, अजीत पवार वहां प्लेयर नहीं है वहां, और वहां देवेंद्र फडणवीस के अलावा कोई और चेहरा आगे बढ़ाया भी नहीं बीजेपी ने। वहां देवेंद्र फडणवीस को इसीलिए सारी जिम्मेदारी भी दे दी है आज, अब वो सारा वो तय करेंगे, तो देवेंद्र फडणवीस वहां उनके साथ बेस्ट बैट है बीजेपी की। तो महायुति में लड़ाई आप लड़ेंगे एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में, आप क्या कहेंगे कि शिंदे हमारा अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? तो चेहरे का संकट और चुनौती महाराष्ट्र में एनडीए मजबूत लग रहा है, इंडिया मजबूत लग रहा है एनडीए के बिना। देखिए लोकसभा चुनावों के नतीजे अगर आप देखें, और मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव में जब सीटों का बंटवारा हो रहा तब भी बड़ी तनातनी थी, और सांगली सीट को लेकर आखिर तक फंसा रहा पेंच। पर उत्तर प्रदेश का आखिरी सवाल अगर आपसे पूछूं, उत्तर प्रदेश में इंडिया मजबूत दिख रहा है उपचुनाव में या एनडीए? देखिए उत्तर प्रदेश की स्थिति ये है कि लड़ाई कांटे की है, क्योंकि 5 सीटें इंडिया की हैं और 5 हैं एनडीए की। चूंकि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है, उनका राजनीतिक अस्तित्व तो इन उपचुनावों के नतीजों पर है,
इसलिए वो हर कीमत पर इस चुनाव में कम से कम 5+1 मिनिमम वो तो करना उनके लिए जरूरी है। यही टास्क उनको दिया गया है उत्तर प्रदेश में कि आप जिता के लाइए उपचुनाव। सरकार उनकी है, प्रशासन उनका है, और लोकसभा चुनाव में शिकायत सबसे ज्यादा उम्मीदवारों की रही है कि साहब कलेक्टर ने सहयोग नहीं किया, प्रशासन ने सहयोग नहीं दिया, अखिलेश के जमाने के बीएलओ जो थे जिन्होंने नाम काट दिए, इस तरह की शिकायत। यानी कुल मिला के प्रशासनिक मशीनरी का पूरा सदुपयोग, उपयोग, दुरुपयोग उपचुनाव में करने की बात बीजेपी के कार्यकर्ता संकेत देते हैं। तो और वैसे भी आमतौर पर चूंकि भी 2.5 साल बाकी है, वो पासिंग मार्क्स का लगातार सवाल पूछ रहा था आपके आने से पहले, आपने वो जवाब दिया है, बाकी किसी ने नहीं दिया। 6 कम से कम चाहिए, कम मिनिमम 6, 5+1, 5 में भी बात नहीं बनेगी क्योंकि 5 तो है ही उनकी। आप जोड़ लीजिए ना। तो ये दिलचस्प खेल हो रहा है। देखिए चुनाव को लेकर इंडिया एनडीए मजबूती किस गठबंधन में रहेगी, आने वाला वक्त इसकी गवाही देगा, और इसी से देश की राजनीति की दशा और दिशा भी तय होगी। विपक्ष के अंदर जान रहेगी तो डिफेंसिव मुद्रा में बीजेपी, और जहां विपक्ष बिखरा छिटका वहां बीजेपी फिर से काबू लेती दिखाई देगी।